8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6। आज हम इसका अध्याय 5 शुरू कर रहे हैं, जो कि लर्निंग आउटकम्स M603 का चैप्टर है, अभाज्य समय। तो इस पाठ के लिए सबसे पहले आप जिसमें जो दिया है उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है। ये देखिए, ये इस पूरे पाठ को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। और ये गुणनखंड के बारे में बताया गया है यहाँ तक। और फिर इसी में इसका ये दूसरा पन्ना है, इसको भी तो अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। इसमें गुणज के बारे में बताया गया है, फिर कुछ प्रैक्टिस कराई गई है, और प्रैक्टिस के बाद फिर यहाँ से शुरू होता है आपका काम कि प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए घेरे को भरिए। जिसे प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये 0, 1, 3 और 2 दिए गए हैं। तो इसमें जो 2 होता है वो सबसे छोटा अभाज्य होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर लिखा है? डी में। तो आपको इसमें डी में गोला लगा लेना है। इसके बाद आता है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को 5-5 टॉफियाँ बांटता है। बताइए शिक्षक के पास कुल टॉफियों की संख्या का इकाई अंक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है यदि वितरण के बाद उसके पास कोई टॉफी शेष ना बचे। तो वितरण के बाद कोई टॉफी ना बचे तो ऐसा क्या हो सकता है? 5-5 टॉफी। तो देखो, 5 का जो गुणज होता है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 तीन 15, यानी इकाई अंक पर देखेंगे या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा। तो यहाँ पर 5 तो दिया नहीं है, 0 दिया है। तो इसका मतलब है कि वितरण के बाद उसके पास कोई टॉफी 0 बचेगी, मतलब कुछ भी नहीं बचेगी। तो हम 1 पर यानी ए 0 पर टिक लगा लेंगे और यहाँ गोला लगा लेंगे। बात समझ में आ रही है? तीसरा प्रश्न कह रहे हैं कि 48 और 80 के बीच विषम अभाज्य संख्याएं हैं। 48-80 के बीच में अगर आप अभाज्य संख्याएं लिखें तो 7 अंक निकल के आते हैं कुल। तो यहाँ पर आप 7 में से ए में गोला लगा लीजिए, ठीक है। ए 7 में दिया हुआ है, ए में 7 दिया हुआ है। चौथा प्रश्न कह रहे हैं कि किसी कक्षा में 28 छात्र हैं, तो इन छात्रों को अधिकतम छात्रों के कितने समूहों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या समान है। तो 28 है, तो देखिए जी, कई तरीके से इसका जो है कि सबसे पहले ऐसा जो सवाल आया तो उसमें क्या किया जाता है, इसका गुणनखंड निकाला जाता है। जैसे 28 को कैसे लिख सकते हैं? 1 गुणे 28, दूसरा 2 गुणे 14, तीसरा 3 से तो आएगा नहीं, 4 सते 28 सीधा, है ना। अब और उसके बाद अगर 8 से 4 सते 7 चौके 28, यानी 4 और 7 बार बार आ रहे हैं। तो यानी कि अधिकतम जो पंक्तियाँ बनेंगी वो 4 बनेंगी, क्योंकि 4 के पंक्ति में 7-7 बच्चे खड़े हो सकते हैं, समान हो जाएगा। तो ये कहाँ पर दिया है? बी में। तो बी में आप गोला लगा लीजिए। पांचवा कह रहे हैं विवेक एक दुकान से ₹50 की कॉपी खरीदता है, उसके पास सिर्फ ₹2 के सिक्के हैं, वह भुगतान के लिए कितने सिक्के दुकानदार को देता है? तो 50 रुपये की कॉपी है, 2 के सिक्के हैं, तो सिक्के 2 के हैं, यानी कि 50 रुपये करने के लिए 25 दूनी 50, यानी कि आपके पास 25 सिक्के देंगे तो 50 रुपये हो जाएंगे। और ये कहाँ पर दिया है? ये दिया हुआ है सी में। तो यहाँ सी पर गोला लगा लीजिए। छठवां कह रहे हैं कि कौन सी संख्या 35 के साथ सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? जिसमें से ऐसी दो, सहभाज्य का मतलब है ऐसी दो संख्याएं जिनका सार्व गुणनखंड 1 के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड ना हो, तो वो सब कहलाती हैं सह अभाज्य, मतलब वो दोनों सह अभाज्य कहलाती हैं। और यहाँ 35 के साथ कौन सा आएगा? देखो 21 भी फैक्टर बन जाएंगे, 30 के भी बन जाएंगे, 42 के भी बन जाएंगे, 34 और 35 में केवल एक ही आएगा सह अभाज्य। तो हम कहाँ पर लिखेंगे? बी। बी माने 34, है ना, यानी कि यहाँ बी में दिया हुआ है।
अब आगे कह रहे हैं प्रश्न 7 से 12 तक रिक्त स्थान हैं, ठीक है। दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनका अंतर 2 है जुड़वां अभाज्य युग्म कहलाता है या कहलाती है। 8वां प्रश्न कह रहे हैं कि दो संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई और सार्वगुणनखंड ना हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 9वां प्रश्न ये है कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से भी विभाज्य होगी, ठीक है, यहाँ भर देना है। एक बच्चा 3 के गुणज और दूसरा बच्चा 5 के गुणज बोलता है तो कौन सी संख्या बच्चे सबसे पहले बोलेंगे? 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, यानी कि 15 इस दोनों के साथ सबसे पहले आएगी। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 में। अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर की जांच के लिए उसे 4 से विभाजित किया जाता है, यानी 4 का भाग देंगे जिस ईयर में और उसमें पूरा भाग चला जाए तो वो लीप ईयर कहलाता है, ठीक है। अधिवर्ष मतलब उसमें फरवरी जो है 28 की बजाय 29 दिन की हो जाती है। तो 12वां प्रश्न लेते हैं। कोई भी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगने के बराबर होता है तो वो संख्या क्या कहलाती है? संपूर्ण संख्या कहलाती है। अब प्रश्न क्रमांक 13 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। 14 इसमें जैसे कह रहे हैं 13वां कि कोई दो सह अभाज्य संख्या युग्म लिखिए। तो कोई दो सभाज्य संख्या युग्म लिखिए ना, 2 और 3। इसमें भी इनका उभयनिष्ठ मतलब जो महत्तम निकलेगा 1 निकलेगा, इसका में भी महत्तम 1 ही निकलता है ना। तो सह अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं दोनों, और भी बहुत सारी है तो हमको तो 2 लिखना, 2 लिख दिया। 14वां प्रश्न है कि एक कंगारू की छलांग का अनुक्रम 18, 24, 30, 36 है। अनुक्रम किस संख्या के गुणज हैं? तो इसका जवाब ऐसे बनाना है कि कंगारू की छलांग का अनुक्रम 18, 24, 30, 36 है। यह अनुक्रम संख्या 6 के गुणज हैं क्योंकि प्रत्येक पद में 6 का अंतर है। समझ में आ रही? 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 यानी कितना अनुक्रम मतलब 6 का छलांग मार रहा है, तो यही लिखना है हमको। 15वां कह रहे हैं कि एक कॉलोनी में कुल 20 मकान हैं। इन मकानों पर 1 से 20 तक नंबर अंकित हैं। उन मकानों के नंबर बताइए जिन पर संख्या 18 के गुणनखंड वाले नंबर अंकित हों। तो संख्या 18 के गुणनखंड कौन हो जाएंगे? 1 और 18, 2 और 9, 3 और 6, ठीक है। तो कुल मिले 1, 2, 3, 6, 9, 18। तो 1, 2, 3, 6, 9, 18 ये इसके गुणनखंड वाले हैं। अब जिन मकान नंबरों पे ये नंबर होंगे वही मकान कहला जाएंगे, मतलब गुणनखंड 18 गुणनखंड वाले नंबर हो जाएंगे। तो वो 1, 3, 2, 3, 6, 9 और 18 आ गए। तो 18वां प्रश्न है, 16वां, 100 से कम की सभी एकल अभाज्य संख्याएं लिखें। एकल का मतलब होता है एक, और अभाज्य मतलब होता है जिसका स्वयं और 1 के अलावा और कोई गुणनखंड ना हो। तो चलिए 100 से कम एकल कौन कौन बचेंगी? एक तो अभाज्य विशेष संख्या होती है, उसको लिया नहीं जाता। शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से। 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे चलता रहता है। 17वां कह रहे हैं कि अनिल संख्याओं के खेल में 3 अंकों की ऐसी संख्या बनाना चाहता है जो किसी संख्या से विभाजित ना हो, वह संख्या लिखिए। तो अनिल 3 अंकों की एक ऐसी संख्या बनाना चाहता है जो किसी संख्या से विभाजित ना हो, अर्थात एक अभाज्य संख्या। ऐसी सबसे छोटी संख्या है 101 है, ठीक। 18वां कह रहे हैं कि एक मोबाइल टेलीफोन नंबर 10 अंकों का है जिसमें पहले 4 अंक है 9, 9, 7 तथा 9। शेष अंक हैं 8, 3, 5, 6 व 0 में से किसी एक अंक को केवल 2 बार प्रयोग कर छोटे से छोटा मोबाइल नंबर बनाइए जो 8 से विभाज्य हो। तो पहले 4 अंक तो 9, 9, 7, 9 दिए हैं, तो अगले 3 अंक ले लेते हैं। तो अगले 3 अंक मतलब कुल मिला के 8 से विभाज्य होने का कंडीशन क्या है कि ऐसे अगर अंक जोड़ें और उसमें से 8 का भाग चला जाए तो मतलब वो विभाज्य हो जाएगी।
तो यहाँ पे 001 ले लेते हैं, अंतिम में 368 ले लेते हैं। तो ये जो अतः छोटे से छोटा मोबाइल नंबर जो 8 से विभाज्य है वो हो जाएगा 9979001368, ऐसे निकल के आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं 19वां प्रश्न। 19वां कह रहे हैं कि प्रश्न क्रमांक 19 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है जी। तो प्रश्न 19 है कि एक मिठाई की दुकान पर 60 लड्डू और 90 पेड़े हैं। दुकानदार इन्हें इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक थाली में समान संख्या में लड्डू और पेड़े हों। अधिकतम कितनी थालियां बनाई जा सकती हैं? तो 60 का पहले लघुत्तम निकाल लीजिए, एक गुणनखंड, और फिर 90 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, फिर इन दोनों का महत्तम निकाल लेना है। तो जो महत्तम आ जाएगा वही उतनी थालियां कहलाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, ये 60 के अभाज्य गुणनखंड, 90 के अभाज्य गुणनखंड, और ये इन दोनों का महत्तम निकाला है। तो महत्तम माने जो दोनों में शामिल होता है, HCF जिसको बोलते हैं। इधर 2 शामिल है, इन दोनों में 3 भी शामिल है, 5 भी शामिल है। तो इनका जो गुणा हुआ गया वो 30। तो यही इतनी थालियाँ उसको लगानी पड़ेंगी। 20वां प्रश्न है कि 17 और 71 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में से 1 और 7 है ना, मतलब इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 7 है। तो 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य युग्म ज्ञात कीजिए। तो 100 तक की संख्याओं में ऐसे अभाज्य युग्म ज्ञात करने हैं जिनमें अंक समान हो। तो वो है 37 और 73 और 79 और 97, ये निकल के आते हैं। ठीक है, 100 के अंदर और भी निकलेंगे, लेकिन वो उसमें पूरी तरह अभाज्य नहीं है। ये भी निकल के आता था, ये तो पहले दे दिया है, तो बाकी ये रहे। 21वां प्रश्न कह रहे हैं कि दैनिक जीवन में सार्वगुणनखंड का उपयोग कहाँ होता है? कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो सार्वगुणनखंड का उपयोग चीज़ों को समान समूहों में विभाजित करने या मापने के लिए किया जाता है। अब उदाहरण भी समझा दो। जैसे यदि पहला लेते हैं, यदि 12 सेब और 18 संतरे हैं तो इन्हें समान टोकरियों में रखना है ताकि प्रत्येक टोकरी में सेब और संतरे की संख्या समान हो। दूसरा, अलग मतलब इसका मतलब वो जो सार्वगुणनखंड होगा उतना ही 18-12 का जो सार्वगुणनखंड आएगा तो वो उतने ही सेब और संतरे समान होंगे। दूसरा जैसे लेते हैं, 2 अलग अलग लंबाई की रस्सियों से समान लंबाई के टुकड़े काटने के लिए सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का उपयोग किया जाता है। मतलब कोई भी रस्सी ले लीजिए और उनका अलग अलग लंबाई है और एक समान रस्सी का वो बनाना है बड़ा टुकड़ा जिससे सबके बराबर आए, तो उसको सार्वगुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो ये इसके उदाहरण हैं। 22वां कह रहे हैं कि मैं 100 से छोटी संख्या हूँ, मेरे 2 गुणनखंड 3 और 5 हैं, मेरा एक अंक दूसरे से 1 अधिक है, बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? तो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। कौन ये जो कह रहे हैं, इसलिए वह उसके लघुत्तम समापवर्त यानी LCM, तो 3 और 5 का LCM 15 है, तो 15 से भी विभाज्य होगी। संख्या 6 से छोटी है तो 15 के जो गुणा जाएंगे तो 15, 30, 45, 60, 75 और 90 हैं। तो संख्या जिनमें 1 का अंतर है, इन दोनों में 1 का अंतर है, एक का अंतर कहाँ पर? इसमें तो 4 का अंतर है, 1 और 5 में। 30 में 3 का अंतर है, 0 और 3 में, 4, 5 में, इसमें 1 का अंतर है। इनमें 6 और 0 में 6 का, इधर 7, 5 में 2 का, इसमें 9, 0 में 9 का अंतर है। तो जिसमें आपस में यानी कि इकाई एक अंक दूसरे से 1 अधिक हो, वो कौन सा अंतर है? वो है सिर्फ 45। तो हम लिख देंगे कि संख्या जिसमें 1 का अंतर है वह जो है 45 है, अतः वह संख्या 45 ही है। 23वां प्रश्न लेते हैं कि विभिन्न अंकों वाली 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है। विभिन्न अंकों वाली संख्या के लिए 0, 1, 2, 3 अंकों का उपयोग करके सबसे छोटी संख्या बनानी होगी जो 1023 है। कोई संख्या 3 से विभाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, अर्थात 1, 0, 2, 3, इनको सबको जोड़ देंगे तो 6 आ गया।
जो कि 3 से विभाज्य है, अतः वह संख्या हो जाएगी 1023 यानी 1023। ठीक है, अब लेते हैं इसका अगला प्रश्न अर्थात 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है कि ग्रिड को केवल अभाज्य संख्याओं से भरिए ताकि प्रत्येक पंक्ति का गुणनफल पंक्ति के दाईं ओर की संख्या हो और प्रत्येक स्तंभ का गुणनफल स्तंभ के नीचे की संख्या हो। तो देखिए इधर दिया हुआ है 28, 125, 15 और 18, इधर दिया है 105, 20 और 30। तो इसके गुणनखंड निकालेंगे तो 3, 5, 7 आते हैं। भरना कैसे है, क्योंकि इन सब का इसका 20 का आएगा 2, 5, 2 और ये इसका 2, 5, 3। भरना कैसे, आगे पीछे ऐसे एडजस्ट करो कि इनका गुणनफल 24, इसका 125, इनका ऐसे करेंगे तो 18, ऐसे करेंगे तो 105 गुणनफल आएगा, इनसे करेंगे तो 20, ऐसे गुणा करेंगे तो 30। ये इस तरह इसको भरना है आपको। बात स्पष्ट हो गई, यानी कि पहले इनके गुणनखंड निकालने हैं, फिर इसको अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो ये ऐसा अरेंजमेंट आएगा। प्रश्न क्रमांक 25 से 30 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है जी। तो एक विद्यालय हर 30वें दिन में विज्ञान प्रदर्शनी और 45वें दिन में खेल प्रतियोगिता आयोजित करता है। यदि दोनों कार्यक्रम 1 जनवरी को आयोजित किए गए थे तो अगली बार कितने दिनों बाद दोनों कार्यक्रम एक साथ आयोजित होंगे। तो इसका जवाब ऐसे बनाना है कि विज्ञान प्रदर्शनी हर 30वें दिन और खेल प्रतियोगिता हर 45वें दिन आयोजित होती है। तो अगली बार यानी इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, किसका, 30 और 45 का। तो अगली बार एलसीएम यानी 30 और 45 दिनों के बाद एक साथ आयोजित होगी। तो 30 का एलसीएम आया, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए पहले, फिर इसका एलसीएम बनाते हैं। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड 2, 3, 5, 45 का 3, 3, 5। तो जो इसका एलसीएम आया 30 और 45 का वो 2, 3, 3, 5 यानी कि इनका गुणा करेंगे तो 90। अतः दोनों कार्यक्रम अगली बार 90 दिनों बाद एक साथ आयोजित होंगे, यानी 1 जनवरी के बाद जब 90वां दिन होगा तब फिर एक साथ आयोजित हो जाएंगे। 26वां प्रश्न कह रहे हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 से विभाज्य हो। तो 4 अंकों की तो पहले सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999 यानी 9999। तो इसमें चूंकि 4 से विभाज्य होनी चाहिए, तो 4 से भाग देके देखो बचे कि बचा 3, यानी 3 कम कर लो तब भी वो 4 संख्या की अंक की रही, लेकिन इसमें 4 का भाग चला जाएगा। तो यही 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है जो 4 से विभाज्य है। अब इसी में सबसे छोटी निकाल लो। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 होती ही है। भाग दे के देख लो इसमें 4 का, 4 से विभाज्य है क्योंकि 1000 में 4 का भाग चला जाता है 250 बार। अतः 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं, ये बड़ी आ गई और ये छोटी आ गई। क्लियर हो गया। 27वां लेते हैं कि संख्याएं 63 और 231, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी इन दोनों का जो महत्तम है वो 1 है। तो अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। नहीं, मतलब इनमें उभयनिष्ठ 1 होना चाहिए। तो ऐसा कह रहे हैं 63 और 231 का सह अभाज्य का मतलब दोनों का जो महत्तम निकलना चाहिए वो 1 ही होना चाहिए। ठीक है ना, है कि नहीं, अपने उत्तर की पुष्टि करिए। तो चलो पहले निकाल के देखते हैं। 63 का अभाज्य गुणनखंड निकाला, 3, 3, 7 निकला। 231 का निकाला तो 3, 7, 11 निकला। अब इनका महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो 3 भी कॉमन निकल रहा है, 7 भी कॉमन निकल रहा है, इसका मतलब 21 निकल आया। अब 21 महत्तम निकल आया और महत्तम सहअभाज्य की कंडीशन ही है कि दो संख्याएं सहअभाज्य जब कहलाती हैं जब उनका जो है महत्तम समापवर्तक 1 हो। और यहाँ 21 निकला है तो क्या है, 63 और 231 सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। समझ में आई, मतलब वो कह रहे थे सहअभाज्य है, जबकि कंडीशन क्या निकल के आ रही है, वो है ही नहीं, क्योंकि उनमें उभयनिष्ठ बहुत कुछ आ गया। सार्वगुणनखंड उनका क्या आ गया है, 21। और ये 21 जो है इसको साबित करता है कि ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। बात क्लियर हो गई यहाँ पर। आइए 28वां लेते हैं। 11 एक अभाज्य संख्या है और 2 × 11 = 1 = 23 एक
अभाज्य संख्या है। क्या और भी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिन्हें 2 से गुणन करके 1 जोड़ने पर अन्य अभाज्य संख्या प्राप्त होती है? ऐसे कम से कम 5 उदाहरण ज्ञात कीजिए। तो 5 उदाहरण इस प्रकार हैं। इसी तरह से बनाना है, ठीक है ना, जिनका गुणनफल इधर अभाज्य संख्या आनी चाहिए। तो पहले 2 में 2 का गुणा करके 1 निकाला तो 5 आ गया, ये बन गया। 2 में 3 का गुणा करके 1 जोड़ा तो 7 बन गया, ये भी ठीक है। 2 में 4 का करेंगे तो फिर नहीं आएगा। 5 का करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो 11 आता है। और बीच की संख्याएं तो दूसरे टाइप से आ जाती हैं, अभाज्य नहीं आती हैं, भाज्य आ जाती हैं। अब 2 में 29 का गुणा करके 1 जोड़ेंगे तो 59 आता है। सॉरी, ये एक अभाज्य संख्या है। 2 में 41 का गुणा करके 1 जोड़ने पर 83 आता है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो वे जो ऐसे जो 5 उदाहरण कौन से निकले हैं वो हैं, इधर नहीं निकले, ये तो अभाज्य संख्या बनाई। तो उन अंक कौन से थे? वो अंक थे 2, 3, 5, 29 और 41। तो वो यहाँ लिख देने। समझ में आई? क्योंकि 11 से ये बना था अभाज्य, तो आपने जो अंक निकाले हैं वो ये निकाले हैं कि जिनका 2 से गुणा करके 1 जोड़ने पर इस प्रकार का अभाज्य अंक प्राप्त होता है। स्पष्ट हो गया? 29वां लेते हैं। 29वां कह रहे हैं कि 3 बिस्कुटों के ब्रांड XYZ के पैकेटों में क्रमशः 12, 15 और 21 बिस्कुट हैं। कोई दुकानदार समान संख्या में ही तीनों प्रकार के बिस्कुट खरीदना चाहता है, तो उसे प्रत्येक प्रकार के कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे? तो पहले 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। ये उनके अभाज्य गुणनखंड हो गए और उनका एलसीएम निकाल लिया। तो ये जो एलसीएम होता है वो न्यूनतम बिस्कुट की खरीदी आएगी। तो इन सब के लघुत्तम निकल आएंगे, वो आया है 420, यानी कि इस दिन 2, 2, 3, 5, 7 ये इनका लघुत्तम निकला है। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा इस पर पा रहा पैकेट निकालने के लिए, क्योंकि जगह कम है तो हम इधर आते हैं। तो एक्स ब्रांड के पैकेटों की संख्या कैसे हो जाएगी? टोटल बिस्कुट जो खरीदने हैं उसमें 12 का भाग दे देंगे तो इतने पैकेट निकल आएंगे। तो 12 का भाग देंगे तो 35 बार जाएगा। वाई ब्रांड वाले कितने हैं? 15 वाले में से 420 में 15 का भाग दे देंगे तो वाई ब्रांड के बिस्कुट निकल आएंगे, पैकेट, बिस्कुटों के पैकेट निकलेंगे। और जेड ब्रांड के बिस्कुटों के लिए 420 में से 21 का भाग देंगे तो जेड ब्रांड के बिस्कुटों के पैकेट की संख्या आ जाएगी। अब इसका जवाब लिख दीजिए। अतः दुकानदार को एक्स ब्रांड के लिए 35 यहाँ पर, वाई ब्रांड के लिए 28 पैकेट और जेड ब्रांड के लिए 20 पैकेट खरीदने होंगे। तो उसका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। अब 30वां प्रश्न है कि एक किसान के पास अलग अलग लंबाई की 24 मीटर, 36 मीटर और 60 मीटर की तारें हैं। वह इन तारों को बराबर टुकड़ों में काटना चाहता है। यदि हर टुकड़ा जितना हो सके उतना लंबा होना चाहिए, किसान को तारों को काटने के लिए सबसे लंबा टुकड़ा कितना लेना चाहिए? तो तारों को बराबर और सबसे लंबे टुकड़ों में काटने के लिए किसान को पहले 24, 36 और 60 का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लो। तो ये पहले 24 का अभाज्य गुणनखंड, 36 का अभाज्य गुणनखंड और 60 का अभाज्य गुणनखंड। अब इनका HCF निकाला तो 2, 2, 3, यानी 2 इसमें भी है, एक 2 है और एक 3 ही है ना, 3, 3 का 1, इतना ही HCF निकला है, महत्तम निकला। अब जो जितना महत्तम निकलता है वो निकला 12। इसका मतलब इन सभी तारों से 12-12 मीटर का टुकड़ा काट ले, यानी किसान को तारों को काटने के लिए सबसे लंबा टुकड़ा 12 मीटर का ले लो और जिससे बराबर बराबर टुकड़े आ जाएंगे और उसका काम हो जाएगा। तो इस तरह ये पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ में।